Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the valuation of preferred and common stock. These are known as long-term securities. In these, we will define individually these stocks and then we will do the valuation process for each of these stocks. Preferred stock promises a fixed dividend but at the discretion of the board of the directors. It has preference over common stock in the payment of dividends and claims on the assets. So प्रेफर्ड स्टॉक एक सर्टिफिकेट्स है। जब कोई इंडिविजुअल कोई इन्वेस्टर इसे परचेज कर लेता है तो उसको उसके बदले में एनुअली फिक्स डिविडेंड मिलता रहेगा। जैसा कि हमने उसमें बॉन्ड में देखा है कि वहाँ पे एक फिक्स्ड कूपन रेट होता है और उस कूपन रेट से कूपन पेमेंट कैलकुलेट होता है। तो उसी तरह यहाँ प्रेफर्ड स्टॉक ने ये करेक्टरिस्टिक्स जो डिविडेंड का है, जो रिटर्न का है, जो पेमेंट्स का है, ये करेक्टरिस्टिक्स इसका बॉन्ड का है। लेकिन ये उनकी डिस्क्रिप्शन पे है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझती है कि उनके पास पैसे नहीं है तो ये एकमुलेट हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर उनको दिए जाएंगे। इट हैज़ प्रेफरेंस ओवर कॉमन स्टॉक। तो कॉमन स्टॉक होल्डर से पहले इनकी लायबिलिटीज या इनके डिविडेंड पे किए जाते हैं। और ये जो प्रेफर्ड स्टॉक है वो कॉमन स्टॉक और बॉन्ड की इन बिटवीन की चीज़ है। ये हाइब्रिड फार्म है। कुछ करेक्टरिस्टिक्स इसमें बॉन्ड के हैं और कुछ करेक्टरिस्टिक्स इसमें कॉमन स्टॉक के हैं। तो प्रेफर्ड स्टॉक के लिए इतना याद कर लें, promises a fixed dividend but at the discretion of the board of the director. सो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी वैल्यूएशन की तरफ जाते हैं। इसमें प्रेफर्ड स्टॉक में डिविडेंड फिक्स होता है। ये अल्फाज अगर आप याद कर लें, इफ इट पेज अ फिक्स डिविडेंड, तो अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर आप रिमाइंड करें तो उसमें जो चेंज नहीं होता, जो एक कांस्टेंट रेट से एक डिविडेंड मिलता है, एक अमाउंट मिलता है। से फॉर एग्जांपल इनका डिविडेंड जो प्रेफर्ड स्टॉक का जो डिविडेंड है वो है से फॉर एग्जांपल 5 रुपीज़। तो 5 रुपीज़ पहले साल, 5 रुपीज़ दूसरे साल, 5 रुपीज़ तीसरे साल, 5 रुपीज़ चौथे साल, पाँचवें साल एंड इट गोज ऑन। तो ये डिविडेंड फिक्स है। अब फिक्स डिविडेंड जब चेंज नहीं होता, एक कांस्टेंट अमाउंट है, तो उस कांस्टेंट अमाउंट की वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, उसका प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर आप लोगों को याद होगा, परपेचुइटी एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था। परपेचुइटी इज द एन्युटी फॉर एवर, इक्वल अमाउंट, इक्वल टाइम डिफरेंस फॉर इनफाइनाइट टाइम पीरियड। इक्वल अमाउंट 5 इक्वल टाइम डिफरेंस एनुअली एंड फॉर इनफाइनाइट टाइम पीरियड इज कॉल्ड परपेचुइटी। तो जब भी हम किसी चीज़ की वैल्यूएशन करते हैं उसमें हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। उस एसेट से मिलने वाले फ्यूचर बेनिफिट्स को हम फोरकास्ट करते हैं और फिर उनका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू जो परपेचुइटी का फार्मूला है वही अप्लाई होगा, आर डिवाइडेड बाई आई, कैश फ्लो डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट। तो उसी देखो इसी फार्मूले की बुनियाद पे ये फार्मूला डेवलप हुआ है, सिर्फ सिंबल्स चेंज हुए हैं। इसलिए मैं कहता रहता हूँ मिलते जुलते नामों से धोखा न खाएं। तो वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, इवन अगर आप चाहें तो यहाँ पे पी लिख सकते हैं। वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज इक्वल टू डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक ओवर कास्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। कास्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंट रेट, मिलते जुलते नामों से धोखा न खाएं। तो वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज इक्वल टू डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक ओवर कास्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। इसकी खासियत प्रेफर्ड स्टॉक की ये है कि इसका यही एक फार्मूला है जिसमें तीन वेरिएबल हैं, वैल्यू, डिविडेंड और कास्ट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आप याद कर लें। नॉर्मली दो गिवन होते हैं, तीसरा आपने फाइंड आउट करना होता है। तो स्टॉक ए हैज एन 8% RS 100 par value issue outstanding. The appropriate discount rate is 10%. What is the value? तो आप देखें 8% कभी कभार आपको डिविडेंड दिया जाता है एग्जैक्टली, कभी कभार देखो डिविडेंड को पार वैल्यू के परसेंटेज में दिया गया है। तो पार वैल्यू पे ही डिविडेंड मिलता है। तो पार वैल्यू 100 है, 100 का 8%, 8 इसका डिविडेंड हो गया। और द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कास्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, मिलते जुलते नामों से धोखा न खाएं, जो भी होगा वो गिवन है वो 10% है।
तो 10% को हम 0.1 लिखते हैं। 10% मीन 100, 10 डिवाइडेड बाई 100 जो कि 0.1 आता है। तो वैल्यू इज इक्वल टू DP ओवर KP इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 0.1 इज इक्वल टू 80। तो ये 80 RS80 आपके इस प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू है, इसकी वर्थ है। तो इससे आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन। तो पहले कॉमन स्टॉक को जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, आल्दो कि मेनली हम वैल्यूएशन की तरफ जाएंगे। कॉमन स्टॉक रिप्रेजेंट्स अ रेजिडुअल ओनरशिप पोजीशन इन द कॉर्पोरेशन। कॉमन स्टॉक्स आर द अल्टीमेट ओनर ऑफ द कंपनी, अल्टीमेट ओनर ऑफ द फर्म। वो ही फाइनल अल्टीमेट ओनर हैं। जिस जिसकी लाइबिलिटीज हैं, जिस जिसकी ओब्लिगेशंस हैं, बैंक से लोन लिया उनको पहले पेमेंट करेंगे, फिर बॉन्ड वालों को पेमेंट करेंगे, फिर प्रेफर्ड स्टॉक वालों को पेमेंट करेंगे, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स का होता है। आफ्टर ऑल अदर ओब्लिगेशंस ऑफ द फर्म हैज बीन पेड, उसके बाद डिविडेंड में बी पेड आउट। अगर कुछ बचता है और कंपनी प्लान करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, तो वो उसको डिविडेंड देते हैं। इनका डिविडेंड फिक्स नहीं है। कॉमन स्टॉक में डिविडेंड फिक्स था, प्रेफर्ड स्टॉक में डिविडेंड फिक्स था, कॉमन स्टॉक में डिविडेंड फिक्स नहीं है। तो इसके टर्मिनोलॉजीज हमने, आप लोगों ने सुना होगा कि ऑर्डिनरी शेयर, कॉमन स्टॉक, इक्विटी, तो इस तरह के डिफरेंट नेम्स यूज किए जाते हैं। तो जो ऑर्डिनरी शेयर वोटिंग यूज, कॉमन स्टॉक बीइंग प्राइमरली यूज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट, और जो इक्विटी शेयर है या ऑर्डिनरी शेयर है ये यूके और कॉमनवेल्थ कंट्रीज में यूज होता है। तो अगेन आई वुड लाइक टू से कि मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। तो कॉमन स्टॉक अल्टीमेट ओनर्स होते हैं, ये भी एक सर्टिफिकेट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इनके पास वोटिंग राइट होती है, और इनको मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं, व्हाट कैश फ्लो विल अ शेयर होल्डर रिसीव व्हेन ओनिंग शेयर्स ऑफ अ कॉमन स्टॉक। तो इनको क्या मिलता है, इनके पास जो सर्टिफिकेट आता है कॉमन स्टॉक का, तो इनको क्या मिलता है, एक तो इनको फ्यूचर डिविडेंड मिलता है, और एक फ्यूचर सेल्स ऑफ कॉमन स्टॉक शेयर्स, मतलब जब आप वो शेयर्स बेचेंगे तो उसका भी कैश फ्लो मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि वैल्यूएशन में आपको क्या चाहिए होता है, आप मिलने वाले बेनिफिट्स को फोरकास्ट करते हैं और फिर उनको डिस्काउंट करते हैं। तो बेसिक डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल काउंट्स फॉर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स प्लस प्राइस, यहाँ पे अगर आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका, इस मॉडल का जो कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन में इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, वो है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। तो डिविडेंड के डिफरेंट पैटर्न हैं, किसी कंपनी के डिविडेंड किसी ग्रोथ से बढ़ रहे होते हैं, किन का ग्रोथ कुछ होता है, कुछ का ग्रोथ कुछ होता है, तो ये डिफरेंट होता है। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल फॉर requires the forecast of all future dividends. The following dividend growth rate assumptions simplify the valuation process. ये assumptions हैं, ये ग्रोथ हो सकते हैं, या नो ग्रोथ होगा, या कांस्टेंट ग्रोथ होगा, या फेज ग्रोथ होगा। तो इन अल्फाज से काइंडली कंफ्यूज ना हो, नो ग्रोथ मीन कांस्टेंट डिविडेंड भी होता है, तो या नो ग्रोथ या कांस्टेंट डिविडेंड, और कांस्टेंट ग्रोथ भी होता है और फेज ग्रोथ भी होता है। तो हम इन एक एक को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। हम आज के लेक्चर में पहले दो नो ग्रोथ और कांस्टेंट ग्रोथ को, डिविडेंड को देखेंगे, कांस्टेंट ग्रोथ को देखेंगे सॉरी, और नेक्स्ट लेक्चर में ग्रोथ फेज ग्रोथ को देखेंगे। ग्रोथ फेज, या आप ये भी कह सकते हैं फेज ग्रोथ, इसमें ग्रोथ फेजेस में होता है। जो नो ग्रोथ है इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, मतलब कांस्टेंट डिविडेंड है, डिविडेंड सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। थोड़ा सा ये कंसेप्ट मैं यहाँ पे चलो आगे चल के क्लियर करता हूँ। पहले हम डिस्कस करते हैं जीरो ग्रोथ, और आप कह सकते हैं कि नो ग्रोथ, जीरो ग्रोथ और नो ग्रोथ एक ही चीज है। तो जीरो ग्रोथ में होता क्या है, जीरो ग्रोथ मॉडल एज्यूम दैट डिविडेंड विल ग्रो फॉर एवर एट ए रेट ऑफ जीरो। ग्रो मीन ग्रो नहीं करते, क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट डिविडेंड होता है। तो कांस्टेंट डिविडेंड में क्या होता है कि वो डिविडेंड चेंज नहीं होता। इससे पहले हमने प्रेफर्ड स्टॉक में पढ़ा था फिक्स डिविडेंड, और यहाँ पे हमने पढ़ा है कांस्टेंट डिविडेंड। तो क्या डिफरेंस है फिक्स डिविडेंड में और कांस्टेंट डिविडेंड में? फिक्स डिविडेंड वो है जो चेंज नहीं होता, कांस्टेंट डिविडेंड वो है जो चेंज हो नहीं रहा, हो तो सकता है लेकिन हो नहीं रहा। तो फिक्स डिविडेंड तो ऑलरेडी फिक्स है, वो चेंज होता ही नहीं है। लेकिन कांस्टेंट डिविडेंड चेंज हो सकता है लेकिन हो नहीं रहा। तो इसका भी पैटर्न जो डिविडेंड्स का है, जैसा कि हमने पिछले प्रेफर्ड स्टॉक में डिस्कस किया, तो इसमें भी वो
सेम रहता है, चेंज नहीं होता। 5 अगर हम एज्यूम करें तो हर साल 5 डिविडेंड, 5 रुपीज डिविडेंड कांस्टेंट रहेगा। जब कांस्टेंट रहता है, जब चेंज नहीं होता, तो हमारे पास वही परपेचुइटी का फार्मूला आता है, पीवी इज इक्वल टू आर ओवर आई। अब यहाँ हम उसको लिखते हैं वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड ओवर के ई। वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको सी एस कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक इज इक्वल टू डिविडेंड ऑन कॉमन स्टॉक, स्टॉक लिख लें, बेशक डी एस कर दें या डी सी एस कर दें, कॉमन स्टॉक करते हैं या डी ई कर दें, तो मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। डिविडेंड ऑन कॉमन स्टॉक ओवर कास्ट ऑफ कॉमन स्टॉक, तो फिर इसको भी कॉमन स्टॉक करना होगा, या इसको ऐसे करें डीई ओवर के ई। तो वी यहाँ पे भी इसको सिस्टमेटिक कर देते हैं, डीई इज इक्वल टू के ई ओवर, सॉरी डी वी इज इक्वल टू डी वी डीई ओवर के। वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड ऑफ इक्विटी ओवर कास्ट ऑफ इक्विटी। तो ये कास्ट ऑफ इक्विटी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंट रेट, मिलते जुलते नामों से धोखा न खाएं। तो इसमें डिविडेंड पेड जो होगा और साथ में इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है। तो इसको देखते हैं, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, क्या होगा, वही परपेचुइटी का पैटर्न, वही फार्मूला डी ओवर के ई, डी ओवर के ई। तो इसमें देखते हैं स्टॉक एबीसी हैज एन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ 0%। यहाँ इन्होंने मेंशन किया, लेकिन हो सकता है कि ये कि मेंशन ही ना हो। जब मेंशन ना हो कि ग्रोथ का तज़किरा ही नहीं है, तो इसका मतलब है ग्रोथ नहीं है। ईच शेयर ऑफ स्टॉक जस्ट रिसीव्ड एन एनुअल डिविडेंड ऑफ RS 3.24 पर शेयर, द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज 15%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉमन स्टॉक। दो ही आपके पास वैल्यू है, डिविडेंड गिवन है और के ई गिवन है। तो डिविडेंड और के ई जब गिवन है, तो वैल्यू इज इक्वल टू डीई ओवर के ई, डिविडेंड ओवर कास्ट ऑफ इक्विटी। तो इसका रिजल्ट आ जाता है 21.60। तो जीरो ग्रोथ सिंपल है, प्रेफर्ड स्टॉक जैसा है, परपेचुइटी जैसा है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो आप इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अगर गिवन हो और ग्रोथ की का तज़किरा भी ना हो, तो ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। जीरो ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ। कांस्टेंट डिविडेंड और कांस्टेंट ग्रोथ को काइंडली मिक्स न करना। कांस्टेंट डिविडेंड का मतलब है जीरो ग्रोथ। जब कांस्टेंट डिविडेंड है तो उसमें ग्रोथ नहीं है, 5 रुपीज डिविडेंड है तो उसमें ग्रोथ नहीं है। अब कांस्टेंट ग्रोथ में इसका मतलब है कि ग्रोथ है, लेकिन इसमें ग्रोथ कांस्टेंट है। द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल एज्यूम दैट डिविडेंड विल ग्रो फॉरएवर एट ए कांस्टेंट रेट। वो रेट जो चेंज नहीं होगा। एज्यूम करते हैं कि कंपनी एबीसी 10% ग्रोथ रेट है और ये ग्रोथ रेट फॉरएवर है, तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट ग्रोथ का क्वेश्चन है। तो इसमें डी नॉट इज इक्वल टू डिविडेंड पेड एट टाइम 0, और दूसरा है D1 डिविडेंड पेड एट टाइम T1। इन कंसेप्ट को आपने बिल्कुल क्लियर करना है। क्वेश्चन में ये होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, D1 दिया होता है वो उसको D नॉट कंसिडर कर रहे होते हैं, D नॉट दिया होता है वो उसको D1 कंसिडर कर रहे होते हैं। तो डी नॉट इज इक्वल टू डिविडेंड पेड एट टाइम पीरियड 0। सेंटेंस जब आपको गिवन हो, क्वेश्चन गिवन हो, तो उसमें आप देखें अगर पास्ट का सेंटेंस है या प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो वो डी नॉट है। कंपनी एबीसी पेड अ डिविडेंड 5, तो इसका मतलब है डी नॉट है। कंपनी एबीसी पेज अ डिविडेंड ऑफ 5, ये भी करंट डिविडेंड है, तो डी नॉट है। जब कहे जाते हैं कंपनी एबीसी इज एक्सपेक्टिंग टू पे ए डिविडेंड ऑफ RS 6, तो इसका मतलब है ये D1 है। तो डी नॉट पास्ट और प्रेजेंट और D1 फ्यूचर सेंटेंस में होगा। डी नॉट ऑलरेडी पेड है और D1 एक्सपेक्टेड है। तो अगर डी नॉट गिवन हो और D1 फाइंड करना हो, तो जहरी बात है डी नॉट इंटू 1 प्लस जी। अगर 10% ग्रोथ है तो अगले साल उसका डिविडेंड 10% इंक्रीज करेगा। तो D1 इज इक्वल टू डी नॉट इंटू 1 प्लस जी, और जी द ग्रोथ रेट, ये ग्रोथ रेट है, और के वही इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कास्ट ऑफ इक्विटी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंट रेट, इन्वेस्टर रेट ऑफ रिटर्न। तो ये मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं कि इज द इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और कांस्टेंट डिविडेंड का फार्मूला अगेन वेरी सिंपल, वैल्यू इज इक्वल टू D1 ओवर के ई माइनस जी। ये फार्मूला आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मोल्ड भी कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आपको D1 नहीं गिवन, तो आप क्या करेंगे, डी नॉट इंटू 1 प्लस जी। तो वही फार्मूला, ऑलमोस्ट इतना फर्क नहीं होगा, डी नॉट इंटू
1 प्लस जी। तो इसको मैं इसको सुपरस्क्रिप्ट कर देता हूँ, सबस्क्रिप्ट सॉरी खत्म कर देता हूँ। तो ये हुई फार्मूला सिंपल बन जाएगा। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से इस फार्मूले को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू इज इक्वल टू डी नॉट इंटू 1 प्लस जी ओवर के माइनस जी, या वैल्यू इज इक्वल टू डी 1 ओवर के माइनस जी। तो सिमिलर फार्मूला है। अब इसमें जाएंगे कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में, हम एक एग्जांपल करते हैं और फिर इस लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रोथ मॉडल को डिस्कस करेंगे। स्टॉक जी इज हैज एन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ 8%। ईच शेयर ऑफ स्टॉक जस्ट रिसीव्ड एन एनुअल डिविडेंड जस्ट रिसीव्ड, इसका मतलब है डी नॉट है पर शेयर। द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, कास्ट ऑफ इक्विटी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक? तो D1 इज इक्वल टू, D1 फाउंड करने के लिए हमने डी नॉट इंटू 1 प्लस जी किया, जो कि अब हमारे पास D1 आया है। तो वैल्यू इज इक्वल टू D1 ओवर के माइनस जी, ये हमारा फार्मूला है कॉमन ग्रोथ, कॉमन स्टॉक के कांस्टेंट ग्रोथ का फार्मूला है। D1 ओवर के माइनस जी 3.5 ओवर 0.15 माइनस 0.05 के ई माइनस जी। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया है RS इज इक्वल टू 50। तो ये कॉमन स्टॉक का वैल्यू है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा याद रखें कि प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक में नो ग्रोथ दोनों में परपेचुइटी का फार्मूला लगता है, वैल्यू इज इक्वल टू D1 ओवर के माइनस जी। लेकिन कांस्टेंट ग्रोथ में आपके पास ये फार्मूला लगता है, वैल्यू इज इक्वल टू D1 ओवर के माइनस जी। तो D1 का कंसेप्ट कांस्टेंट ग्रोथ में है, इससे पहले आपने देखा प्रेफर्ड स्टॉक में भी नहीं था और कॉमन स्टॉक के जीरो ग्रोथ या कांस्टेंट डिविडेंड में भी नहीं था। तो यहाँ पे D1 को जरा क्लियर कर रहे हैं। डी नॉट करंट डिविडेंड है, D1 फ्यूचर डिविडेंड है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड है। तो इसको क्लियर कर लें, इसमें इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कांस्टेंट ग्रोथ को डिस्कस करेंगे, सॉरी फेज ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट ग्रोथ हो गया है। तो अब अगर आपको ये ग्रोथ से पता चलता है, अगर आपको कॉमन स्टॉक का क्वेश्चन है, ग्रोथ गिवन ही नहीं है, तो सिंपली जीरो ग्रोथ है। और अगर एक ग्रोथ रेट गिवन है तो सिंपली कॉमन कांस्टेंट ग्रोथ है। और अगर एक से ज्यादा ग्रोथ रेट गिवन है तो वो फेज ग्रोथ का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फेज ग्रोथ के क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे। आप इस लेक्चर को सुने और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या कोई फाइनेंस की बुक उठा लें, प्रैक्टिस करें। और अगर कोई इश्यू हो तो यू कैन कांटेक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।